डियर स्टूडेंट्स, आज ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन, आर्थिक विचारों का इतिहास, इसकी शुरुआत करते हैं। संबंधित सिलेबस बुक्स विषय के बारे में आपको मैंने बता दिया है। ये पेपर या प्रश्नपत्र, यह कोर्स विशिष्ट इन अर्थों में है कि इसके द्वारा हमें यह संपूर्ण जानकारी मिलती है कि शुरुआत से लेकर आज तक पूरे विश्व में अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में किस प्रकार से आर्थिक विचारों की शुरुआत हुई और कौन कौन से आर्थिक विचार किन किन जगहों पर पनपे और बढ़े। यहाँ हम बात करते हैं तो कुछ टर्म, कुछ बातें सामने आती हैं, जैसे संप्रदाय। संप्रदाय का अर्थ हुआ स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये कोई स्कूल नहीं है। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है एक विचारधारा। जैसे हम कहें क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, प्रतिष्ठित संप्रदाय। हिंदी इंस्टीट्यूशनल स्कूल ऑफ थॉट, संस्थावादी संप्रदाय। अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, अमेरिकी संप्रदाय। मैथमेटिकल स्कूल ऑफ थॉट, गणितीय संप्रदाय। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट, ऑस्ट्रियन संप्रदाय। ये इस बात को बताता है कि 1776 में एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस के आने के पहले भी आर्थिक विचार विश्व में थे। उनकी प्रासंगिकता, उनकी व्यवहारिकता थी। ये आर्थिक विचार जो वैदिक युग से हमको आज तक दिखते हैं, उनको हम सामान्यतः 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एंशिएंट थॉट्स, प्राचीन विचार, वैदिक विचार। एंशिएंट थॉट्स, हिस्टोरिकल थॉट्स, जिसमें कई तरीके के युग और कई तरीके के राज्य संप्रदाय आते हैं। दूसरा, मध्ययुगीन आर्थिक विचार, इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ मेडिवल पीरियड। और तीसरे, आधुनिक आर्थिक विचार, इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड। और चौथा अलग से जो हम सोच सकते हैं, जो इस बात से संबंधित है, इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स, भारतीय आर्थिक विचार। तो भारतीय आर्थिक विचारों को भी हम देखें तो वो 3 वर्गों में आते हैं। एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट्स, फिर उसमें कौटिल्य वगैरह, और उसके साथ साथ फिर मेडिवल इकोनॉमिक थॉट्स और मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट्स। यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में जो चीज़ें हैं, उसमें जिन बातों को सम्मिलित किया गया है, वो सामान्यतः 16वीं शताब्दी और उसके बाद के आर्थिक विचारों को जोड़ा गया है। सो बेसिकली योर कंसंट्रेशन इज रिगार्डेड वर्ल्ड इकोनॉमिक थॉट्स फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 16वीं शताब्दी और उसके बाद पूरे विश्व में आर्थिक विचारों, आर्थिक सिद्धांतों का विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे कैसे संप्रदाय बने, कैसे कैसे स्कूल ऑफ थॉट्स बने। एक स्कूल ऑफ थॉट, एक संप्रदाय, एक विचारधारा है जिसका कोई प्रवर्तक हो सकता है,
प्रोपाउंडर हो सकता है जिसने शुरू की, जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट एडम स्मिथ ने शुरू किया, और फिर उसके बाद जो प्रवर्तक है उसके शिष्य होंगे, प्यूपिल्स, या उसके फॉलोअर्स होंगे, अनुयायी। तो जो प्रवर्तक है, प्रोपाउंडर है, उसके जो शिष्य हैं, उसके जो अनुयायी हैं, जो उसकी बातों को, उसके तथ्यों को मानते हैं और उस पर वर्क करते हैं और उसके विचारों को बढ़ाते हैं, तो इन सभी लोगों को मिलाकर जो चीज़ बनती है वो है एक संप्रदाय, एक विचार संप्रदाय, एक स्कूल ऑफ थॉट। ऐसे कई स्कूल्स ऑफ थॉट्स की बात हम इस पेपर में करेंगे। अब आपके लिए इस पेपर में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि जो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर हम वर्तमान तक की बात करेंगे, उसमें कौन कौन से संप्रदाय हैं, हर संप्रदाय के मुख्य आर्थिक विचार क्या हैं, what are the main economic thoughts or main economic ideas or main economic views of different schools of thoughts। हर संप्रदाय के मुख्य आर्थिक विचार क्या हैं, कोई स्कूल ऑफ थॉट किस बात को लेकर चला। दूसरी बात, उस संप्रदाय या उस स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए कौन कौन से अर्थशास्त्री रहे हैं, किसने स्कूल ऑफ थॉट को शुरू किया, किसने उसको डेवलप किया, कौन कौन से उसके प्रोपाउंडर के प्यूपिल्स थे, कौन कौन से उसके फॉलोअर्स थे। ऑल टुगेदर जिसने कोई संप्रदाय या कोई विचारधारा शुरू की और जो लोग उस संप्रदाय या उस विचारधारा या उस सोच से जुड़े, सबको मिला के जो संप्रदाय बना। अब बात ये दूसरी आती है कि हर संप्रदाय के मुख्य अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं, और अगली बात आती है कि उन अर्थशास्त्रियों ने उस संप्रदाय में क्या योगदान किया। इसको हम कह सकते हैं व्हाट इज द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिस्ट, कोई भी नाम हम रख सकते हैं। व्हाट इज द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ माल्थस इन इकोनॉमिक थॉट्स, व्हाट इज द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्शल in economic thoughts, what is the economic contribution of J.S. Mill in economic thoughts। अर्थात इस बात का अर्थ ये है कि जो विभिन्न अर्थशास्त्री हैं, उन अर्थशास्त्रियों ने जिस संप्रदाय को वो बिलोंग करते थे, जिस संप्रदाय में वो सहयोग करते थे, उस संप्रदाय में रहते हुए उन्होंने आर्थिक विचारों, सिद्धांतों में क्या योगदान किया, उन्होंने इकोनॉमिक लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूट किया। ये बातें हमको हर संप्रदाय के लिए इस पेपर में देखनी है। हर संप्रदाय के मुख्य आर्थिक विचार क्या थे, हर संप्रदाय से जुड़े हुए मुख्य अर्थशास्त्री कौन कौन से थे, और उन सभी अर्थशास्त्रियों के उस संप्रदाय में क्या क्या आर्थिक योगदान थे, अर्थात उन अर्थशास्त्रियों ने उस संप्रदाय के अंतर्गत अपने कौन कौन से आर्थिक विचार दिए, ये उनका कंट्रीब्यूशन है। अब सीधे हम पाठ्यक्रम पर आते हैं, और पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट 1 में जो पहला चैप्टर है वो है वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म। वाणिज्यवाद या मर्केंटिलिज्म यह वह विचारधारा है जो वाणिज्यवाद, व्यापारवाद, वाणिज्यवाद कई नामों से जानी जाती है। इसके कई नाम हैं, वाणिज्यवाद, व्यापारवाद, वाणिज्यवाद। वास्तव में यह विचारधारा यूरोप में 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी तक प्रचलित थी। लगभग 1516 से इसकी शुरुआत हुई और 1750 जबकि मुख्य रूप से
प्रकृतिवादियों का फिजियोक्रेट्स का प्रारंभ हो गया तो फिजियोक्रेट्स के पीरियड के शुरू होने के साथ ही यह विचारधारा, इसकी आलोचना शुरू हो गई और इस विचारधारा या इस सोच का या इसकी प्रासंगिकता का पतन हुआ। तो 1516 यानी कि 16वीं शताब्दी से शुरू होकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक यह विचारधारा प्रचलित रही। यह भी एक वाणिज्यवादी विचारधारा का मुख्य योगदान है कि वाणिज्यवादी विचारधारा विश्व की अर्थव्यवस्था में 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य तक प्रचलित रही, 250 साल। यह विचारधारा, वाणिज्यवादी विचारधारा, किसी एक व्यक्ति ने नहीं शुरू की थी। हम कह सकते हैं कि वाणिज्यवादी विचारकों ने कोई समूह नहीं बनाया था। वास्तव में 16 से 18वीं शताब्दी तक विश्व के विभिन्न देशों में जो आर्थिक विचार और बातें प्रचलित थीं, उनको अगर देखा जाए तो देखकर ये लगता है कि वो सब बातें या जो विचारधारा थी जिनको कि प्रयोग में लाया जाता था, वो व्यापार आधारित थी। इसलिए इंग्लैंड में इसे वाणिज्यिक प्रणाली या व्यापारिक प्रणाली कहा जाता था, क्योंकि यह वाणिज्य एवं स्वतंत्र व्यापार के महत्व पर बल देती थी। इसे नियंत्रित प्रणाली भी कहा जाता था, क्योंकि व्यावहारिक नीतियां वाणिज्य पर अनेक नियंत्रण और नियमन रखना चाहती हैं। लुई 14 के वित्त मंत्री कॉलबर्ट के नाम के उपरांत फ्रांस में यह कॉलबर्टवाद के नाम से जाना जाता था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में इसे कैमेरलवाद कहा जाता था। यह धातुवाद के भी नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस विचारधारा में सोने और चांदी को बहुत महत्व दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक, 1750 तक, 250 सालों तक विश्व के विभिन्न देशों में जो आर्थिक विचार हमको देखने में मिलते थे, वो आर्थिक विचार इस प्रकार के थे, इनमें कोई मतभेद नहीं था। वो एक ही प्रकार के विचार थे, जिनका केंद्र बिंदु यह था कि अर्थव्यवस्थाओं के लिए हमको वाणिज्य, व्यापार आदि पर ध्यान देना चाहिए। वाणिज्यवाद केवल इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या इटली में ही नहीं, बल्कि रूस, स्पेन, स्कॉटलैंड जैसे देशों में भी प्रचलित था। यह 250 वर्षों में फैला और यूरोप के प्रत्येक देश के विचार में जो आर्थिक तस्वीर हमें दिखती है, उसमें व्यापार और वाणिज्य, कॉमर्स, ट्रेड, इसको बढ़ाने की बात आती है। हैने, महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, इनको हमको रादर थिंकर ज़्यादा कहना चाहिए, चिंतक कहना चाहिए, हैने ने कहा कि 16वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोपियन राजनीति में प्रचलित आर्थिक मतों का समूह वाणिज्यवाद है। यानी कि कलेक्टिवली जो यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमिक थिंकिंग थी, वो इकोनॉमिक थिंकिंग किस बात पर बेस्ड थी? मर्केंटलिज्म, व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड, कॉमर्स।
वाणिज्यवाद के उत्तरदायी तत्व क्या हैं, कैसे वाणिज्यवाद शुरू होता है, इस पर जाने से पहले यह जानिए कि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में, एक ब्रांच ऑफ स्टडी के रूप में स्थापित होता है 1776 में एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन के साथ। इकोनॉमिक्स एज अ ब्रांच ऑफ स्टडी is known to be established or started with the publication of Wealth of Nations of Adam Smith 1776। एडम स्मिथ जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। जब 1776 में अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में बन गया तो जो भी लोग अर्थशास्त्र की बात करते थे, आर्थिक सिद्धांतों विचारों की बात करते थे, उनकी बातों को हम अर्थशास्त्र में रख लेते थे और उन लोगों को अर्थशास्त्री की संज्ञा देते थे। 1776 के बाद जो भी लोग अर्थशास्त्र की बात करते थे उनको हमने क्या कहा, इकोनॉमिस्ट्स, अर्थशास्त्री। लेकिन 1776 के पहले भी अर्थशास्त्र से संबंधित बातें होती थी। मैंने तो कहा ना, वैदिक युग में, मध्यकालीन युग में और एडम स्मिथ के पहले अगर देखा जाए तो 16वीं शताब्दी से लेकर 1750 तक वाणिज्यवादियों के युग में और 1750 के बाद प्रकृतिवादियों के युग में। लेकिन ये जो वाणिज्यवादी या प्रकृतिवादी थे, ये जो लोग बातें कहते थे, ये वो समय था, अगर हम उस समय के उस परिवेश को ध्यान दें तो कई विषय स्थापित नहीं थे, कई ब्रांच ऑफ स्टडीज डेवलप्ड नहीं थी, एस्टेब्लिश नहीं थे, रिकॉग्नाइज नहीं थी। तो ऐसे लोग होते थे जो बातें जो करते थे उसमें वो अर्थशास्त्र की भी बातें करते थे, राजनीति शास्त्र की भी बातें करते थे, दर्शन शास्त्र की भी बातें करते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी बातें करते थे। ऐसे कई उदाहरण हमको उस समय के मिलते हैं पहले के। कई विचार, कई विषय स्थापित नहीं थे। तो जब धीरे धीरे विषय स्थापित होने लगे, विषय बनने लगे, ब्रांच बनने लगी, फिलॉसफी ब्रांच बन गई, पॉलिटिकल साइंस बन गई, इकोनॉमिक्स बन गई, साइकोलॉजी बन गई, लॉ बन गई, तो लोगों ने किया क्या? ब्रांच बनने के बाद, ब्रांच बनने के पहले जो लोग, जो चिंतक, जो विचार कहते थे, उन विचारों में जो आर्थिक विचार होते थे, हमने उन आर्थिक विचारों को इकोनॉमिक्स में ले लिया। जो दर्शन शास्त्र के विचार थे वो दर्शन शास्त्रियों ने अपनी ब्रांच ऑफ स्टडी में ले लिया। जो राजनीति शास्त्र के विचार थे वो राजनीति शास्त्रियों ने अपनी ब्रांच ऑफ स्टडी में ले लिया। इसीलिए हमको बहुत सारे ऐसे नाम दिखाई देते हैं जहां उन लोगों का जिक्र एक विषय में नहीं बल्कि कई विषयों में आता है। अरस्तु की बात करें, प्लेटो की बात करें और ऐसे कई थिंकर्स की बात करें, कौटिल्य की बात करें, तो इनका संदर्भ केवल अर्थशास्त्र में नहीं है। इनका संदर्भ कई विषयों में है। अरस्तु का, प्लेटो का, कौटिल्य का संदर्भ हमको इकोनॉमिक्स में भी मिलता है, पॉलिटिकल साइंस में भी मिलता है, फिलॉसफी में भी मिलता है। क्योंकि ये लोग जब अपने समय पर बातें करते थे तो ये दर्शन की भी बात करते थे, पॉलिटिकल साइंस की भी, इकोनॉमिक्स की भी विधाएं विकसित नहीं थीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स एज अ ब्रांच ऑफ स्टडी जब 1776 में स्थापित होती है तो उसके पहले जो लोग
आर्थिक विचार देते थे उनको हम इकोनॉमिक थिंकर्स की संज्ञा देते हैं, आर्थिक चिंतकों की संज्ञा देते हैं। मेरे विचार से 1776 के पहले जबकि इकोनॉमिक्स ऑफिशियली एक ब्रांच ऑफ स्टडी डेवलप होती है, स्थापित होती है, उसको पहचान मिलती है, उसके पहले जिन लोगों ने भी आर्थिक विचारों की बात की वो सभी आर्थिक चिंतक थे। देवर इकोनॉमिक थिंकर्स, और इस सेंस में मर्केंटलिस्ट और फिजियोक्रेट्स, वाणिज्यवादी और प्रकृतिवादी दोनों संप्रदायों से जुड़े हुए जो लोग थे वो एक प्रकार से आर्थिक चिंतक थे, इकोनॉमिक थिंकर्स थे। तो जो वाणिज्यवादी थे, वाणिज्यवादियों की विचारधाराओं में हमको 3 तरीके के लोग मिलते हैं। एक वो जिनको हम दार्शनिक अर्थशास्त्री या दार्शनिक आर्थिक चिंतन वाले व्यक्ति कह सकते हैं। इसमें जॉन लॉक, हॉब्स और डेविड ह्यूम आते हैं। दूसरे सिद्धांतवादी आर्थिक चिंतक, इसमें विलियम पैटी, जेम्स स्टुअर्ट और कैंटोलिन आते हैं। कई और भी नाम हैं लेकिन मैं प्रमुख नामों की ही बात कर रहा हूँ। व्यवहारवादी वाणिज्यवादी, प्रैक्टिकल मर्केंटलिस्ट, इसमें सेरा, टॉमस मन, कोलबर्ट आदि आते हैं। विद्यार्थियों, जिस संप्रदाय की भी बात इस प्रश्न पत्र में की जाए उसमें हर संप्रदाय से जुड़े हुए, मैंने अभी शुरू में ही बताया है, उस संप्रदाय से जुड़े हुए प्रमुख अर्थशास्त्री कौन हैं और उन अर्थशास्त्रियों की अपनी बात या अपने विचार क्या हैं, इसको आपको जानना चाहिए। वाणिज्यवाद एक प्रकार से हेने कहते हैं कि 16वीं से 18वीं शताब्दी तक जो व्यापारवादी सोच हमको यूरोपीय राजनीति में दिखती है उसके प्रारंभ होने के कई कारण हैं, जिसको हम वाणिज्यवाद के लिए उत्तरदायी तत्व कह सकते हैं। आर्थिक कारण, वाणिज्यवाद के उदय होने के आर्थिक कारण, इकोनॉमिक फैक्टर्स। 15वीं सदी के अंत से लोगों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन हो रहे थे। घरेलू अर्थव्यवस्था का स्थान विनिमय अर्थव्यवस्था ले रही थी, एक्सचेंज इकोनॉमी। जब कहीं कुछ नहीं था तो कृषि थी, लेकिन धीरे धीरे विकासशील देशों में तो नहीं, लेकिन जो यूरोपीय देश थे वहाँ धीरे धीरे कृषि का स्थान उद्योग ले रहे थे। व्यापार महत्वपूर्ण बन रहा था। व्यापार ने मुद्रा के उपयोग को अनिवार्य बना दिया और मुद्रा, पेपर मनी, पेपर करेंसी तो उस समय डेवलप थी नहीं, तो व्यापार में मुद्रा का जो उपयोग था वहाँ मुद्रा के रूप में जो चीज़ थी वो थी चांदी और सोना। वेल्थ और मनी वॉज गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस वजह से ये आर्थिक कारण था कि जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं एग्रीकल्चर से, अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या कुटीर उद्योगों की ओर जा रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, तो व्यापार में एक्सचेंज की बात आएगी तो एक्सचेंज में मुद्रा, कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो। आज हर चीज़ आप खरीदते हैं, रुपए, इंडियन करेंसी रुपए है तो रुपए से आप हर चीज़, मनी इज़ कॉमन डिनोमिनेटर, रुपीज़ कॉमन डिनोमिनेटर। तो इसी तरीके से उस समय के हिसाब से व्यापार ने मुद्रा के उपयोग को अनिवार्य बना दिया और मुद्रा जो उस समय उपयुक्त हुई
उस समय थी वो, और चांदी सोने के रूप में उपलब्ध थी। ये इकोनॉमिक फैक्टर है जिसने मर्केंटलिज्म या वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया। दूसरा, राजनीतिक कारण। मध्य युग की समाप्ति के समय राष्ट्रवादी विचारधारा प्रबल बन गई। पुनर्जागरण के कारण यूरोप में बदलाव हुए, जिससे आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन हुए, और इसका परिणाम यह हुआ कि सशक्त राष्ट्रों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि का उदय हुआ। सामंतवाद एक प्रकार से खत्म हो चुका था, पूरी तरह से नहीं, लेकिन राजा, देशों में जो राजा था उसका प्रभुत्व, प्रभाव और स्वरूप ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। प्रत्येक देश ये मानता था कि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, हमको अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हर दूसरे देश को एक प्रकार से शत्रु ही समझना है। कोई हमारे आगे ना आए और हम किसी के पीछे न रहें। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा प्रबल हुई राजनीतिक कारक के अंतर्गत। मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए वाणिज्यवादियों ने व्यक्ति की राजनीतिक और आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। एक नेशनलिस्ट फील, एक राष्ट्रवादी विचार कि हमको अपने को बनाना है, बढ़ाना है और दूसरे को दबाना है और दूसरे से नहीं दबना है, जैसा मोनार्की सिस्टम में होता है, जहाँ विभिन्न देशों में विभिन्न राजा होते हैं, ऐसी प्रवृत्ति। हमें अपना ध्यान रखना है, अपने को बढ़ाना है, दूसरे से बचना है। तो ये राजनीतिक कारक थे। धार्मिक कारकों के अंतर्गत जो धार्मिक आंदोलन हुए वो रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक विद्रोह थे। पोप की सत्ता को चुनौती दी गई। धार्मिक आंदोलनों ने यही एक काम किया था कि जो पोप विचारधारा थी उसको चुनौती दी और एक लिबरलाइज थिंकिंग की बात सामने आई, उदारवादी विचारधारा की बात सामने आई। सांस्कृतिक कारकों के अंतर्गत कल्चरल फैक्टर्स, यूरोप में तीव्र परिवर्तन हो रहे थे। पुनर्जागरण ने व्यक्तियों को जानकारी दी और बताया कि केवल ईश्वर, स्वर्ग, ये अनुभूतियां वहीं जाकर नहीं मिलेंगी। ये जो विश्व है, विश्व का जीवन भी एक स्वर्ग है और इसका अनुभव करना चाहिए। भौतिकवाद की बढ़ोतरी की बात यहाँ पर आती है और इसके साथ साथ मुद्रा ने मानवीय क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। मुद्रा ने मानवीय क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। और मुद्रा क्या थी उस समय? सोना और चांदी। वैज्ञानिक कारक जो वाणिज्यवाद के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी थे। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कंपास, छापे खाने अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। कंपास की सहायता से जहाजरानी सुविधाजनक हो गई और नए देशों की खोज हुई। इस तरह नए देशों ने कच्चे माल की किस्म तथा बाजार के लिए द्वार खोल दिए। छापे खाने के आविष्कार से नए विचार तथा ज्ञान के प्रसार में सहायता हुई। तो जो वैज्ञानिक उपलब्धियां और खोज या अनुसंधान हुए, उन्होंने देशों के व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने में एक आधारभूत सहायता प्रदान की।